हेलो एवरीवन, क्लास 11th विषय हिंदी, पाठ संख्या 4। डियर स्टूडेंट, वितान पुस्तक का 4th लेसन 4th है आपका भारतीय कलाएं। ठीक है, इसमें भारत की कलाओं के बारे में बताया गया है। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति, भावों और विचारों को भाषा से व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे कि हम अपने आसपास के परिवेश को, प्रकृति या भावों को और विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा प्रकट करना, ये क्या कहलाती है? भाषा। ऐसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़ियों की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन में भावों को विभिन्न मुद्राओं से सजाता है। कभी कभी चित्रों में, तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में। ये कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। हमारे भारत देश की विशेषता क्या बताई है? विविधता में एकता। विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारे यहाँ की अनूठी पहचान है। जैसे भारत की विभिन्न संस्कृति, विभिन्न त्योहार, उसी के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारे यहाँ की अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं होती हैं। यह भी तुमने देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी, ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और है? इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है। दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी है। ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की इसी को ही, इन्हीं कलाओं को ही, ठीक है, फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक प्रकार से केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है। दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातियों और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं के आधार पर बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इसका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। वे कलाकारों और अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और
परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। अब देखिए चित्रकला, अब विभिन्न कलाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में, चित्रकला के बारे में बताऊं। चित्रकारी प्राचीन काल से ही, चित्रकला अर्थात चित्रकारी आप देखते होंगे दीवारों पे, कहीं अच्छे हम जब किसी जगह पे हम घूमने जाते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल को हम देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं किस तरह से कितनी अच्छी चित्रकारी कर रखी होती है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम था। देखिए भाषा के माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जब भाषा नहीं थी तो चित्रकारी के माध्यम से, अर्थात आज आप देखते हो कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके की छोटी क्लास में आपने पढ़ा चित्र देखकर कहानी लिखी है, ठीक है, वो चित्रकारी से ही वहाँ की सारी स्थिति के बारे में समझा जाता था और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। देखिए प्रागैतिहासिक समय में मनुष्य ने अपने वहाँ के वातावरण के बारे में, रहन सहन के बारे में, अपने भावों तथा विचारों को चित्रकारी के माध्यम से अभिव्यक्त किया, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। शैल चित्र देखिए महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र, ये जो पिक्चर दी गई है महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने हुए चित्र। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। जो सबसे प्राचीन चित्रों की जो शैली थी वो कौन सी थी? शैल। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। चट्टानों पर बने हुए चित्र ये गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है, शैल चित्र ही माने जाते हैं। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा, देखिए इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सर्जन की अति प्राचीन परंपरा रही। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये चित्रकारी गुफाओं में ही होती थी, ठीक है, जिसमें शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता था। गुफाओं में कला सर्जन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं
उन्हीं दिनों खोदी गई। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र, ये जो चित्र दिखाए गए देखो, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी। इसी जमाने की हैं अजंता की गुफाओं के चित्र। इतने आकर्षक हैं कि वे आज के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुकों ने बनाया। ऐसा माना जाता है कि अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं, उन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बौद्ध भिक्षुकों ने बनाया है। 7वीं-8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सर्जन को देखकर आश्चर्य होता है कि उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, अभी देखिए आपको ये बताया, वहाँ की चित्रकारी के बारे में बताया, ठीक है, कि अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में किस तरीके से चित्रकारी की जाती थी। प्रागैतिहासिक काल में जब पहले भाषा का चलन नहीं था तो मनुष्य अपने वातावरण, प्रकृति, अपने भावों तथा अपने विचारों को, वहाँ के वातावरण को चित्रकारी के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। उन चित्रों को देखकर वहाँ की सब स्थिति के बारे में समझ आ जाता था। ठीक है, हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक देखिए, एक स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। देखिए, हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के हैं। एक स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किए जाते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलवारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसके प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्रकृति ही होती है। इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ। वनों, गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं। इसे किवाड़ पेंटिंग कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आज इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जितना पढ़ाया उसको रीडिंग लगा लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।